इस प्रोग्राम के डायरेक्टर और ऑर्गेनाइज़र गंगा कुमार जी को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और साथ ही मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आपने सिर्फ बिहार के जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, मादरी ज़बानें हैं, उसकी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मादरी ज़बानों के डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान की तहज़ीब के मुताबिक ये कहा जाता है कि मातृभूमि, माँ और मातृ ज़बान, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए अति पूजनीय हैं, हमारे लिए काबिल सताइश है। इसकी हमें हमेशा एहतराम करना चाहिए। तो आपने इस फ़िलॉसफी को, इस इंडियन फ़िलॉसफी को आपने ज़िंदा रखने के लिए बहुत बड़ा काम किया है और आप कर रहे हैं, इसके लिए आप मुबारकबाद के काबिल हैं। हमारे जो स्पीकर्स यहाँ बैठे हुए हैं, उनका परिचय हो चुका, मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। और जैसा कि हमारे जो स्पीकर जो वहाँ इंट्रोड्यूस हमें कर रहे थे, उन्होंने बार बार कहा कि ये मीठी ज़बान है उर्दू, उस मीठी ज़बान के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो यकीनन उर्दू जो है सिर्फ मीठी ज़बान नहीं है, बहुत खूबसूरत ज़बान है। और उर्दू के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, बिहारी के लोग, मैं खुद बोलता हूँ कि ये बिहारी ज़बान है, लेकिन ये हमारे दोस्त हैं ब्रज के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कहेंगे कि नहीं ये ब्रज भाषा से निकला है। उधर शाह मीरी साहब हैदराबाद के हैं और वो ये कहेंगे कि ये हैदराबादी ज़बान है या दक्कनी ज़बान है। गुजरात के लोग गुजराती कहते हैं, पंजाब के लोग कहते हैं कि ये पंजाब से निकला है। हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी ज़बान नहीं है, हिंदुस्तान की कोई ऐसी ज़बान नहीं है कि जिस ज़बान के वर्ड्स उर्दू के अंदर इस्तेमाल नहीं होते हों। इवन संस्कृत के हज़ारों वर्ड्स ऐसे हैं कि जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, हिंदुस्तान से अगर बाहर चले जाइए तो पर्शियन के बहुत सारी ज़बानें, जो वर्ड्स हैं, अरबी के बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, फ्रेंच और जर्मनी के भी वर्ड्स उर्दू के अंदर मौजूद है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो उर्दू बहुत सारी भाषाओं का एक मिक्सचर है। और अगर हम तमाम हिंदुस्तानी भाषाओं को अगर ये मानते हैं कि ये सिर्फ भाषाएं नहीं है बल्कि हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है, और अगर हम ये मान लें कि हिंदुस्तान की जो तहजीब है एक खूबसूरत दुल्हन है, तो उस दुल्हन का जो चेहरा है वो उर्दू ज़बान है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि उस खूबसूरत दुल्हन का अगर चेहरा ये उर्दू ज़बान है। आज हम लोग इसी उर्दू ज़बान के मुतालिक बातें करेंगे कि किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ और उर्दू ज़बान पहले क्या थी, अब क्या हो गई। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहला सवाल करना चाहता हूँ प्रोफेसर शाह मीरी साहब से। प्रोफेसर शाह मीरी साहब हमारे बहुत क्लास 1 के प्रोफेसर हैं, बहुत इनका एक्सपीरियंस है। तो शाह मीरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उर्दू के आगाज़ व इर्तका के बारे में आप कुछ बताइए। और इससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ज़बान और समाज के रिश्ते क्या हैं। आप इस पे भी रोशनी डालिए कि समाज और ज़बान और समाज के रिश्ते क्या हैं। शाह मीरी साहब। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अपनी जवानी के दिन याद आ गए हैं बच्चों को देखकर। तो मैं सोच रहा हूँ प्रोफेसर बनकर मैं मेरे स्टूडेंट से बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस यादगार जलसे के ऑर्गेनाइज़र मुंतज़िम जनाब गंगा कुमार साहब और आप सब दानिश्वर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, और मेरे सामने बैठे हुए ये बहुत सारे मेरे चांद तारे, मेरे दुलारे, मेरे प्यारे, ये मेरे अच्छे बच्चे, सबके लिए मेरी तरफ से दुआ सलाम है आपको। हाँ, मेरा ख्याल है तालियां मार सकते हैं। ये तो आप ही की बात की है हमने। और मैं सिर्फ आपको एड्रेस कर रहा हूँ। मेरा ख्याल ये है कि मैं कुछ बातें जो आप 40-50 किताबें पढ़कर हासिल कर सकते हैं, 4 या 5 मिनट में मैं आपको दे दूंगा। उसको अपनी गठड़ी में बांध कर रखिए, और बहुत कोशिश करूंगा कि आसान जो भाषा है
उसमें बोलूं, या आप खुद बताइए कि मैं उमरान जान अदा की या मुग़ल आज़म की उर्दू बोलूं, या फिर जब वी मेट की या चेन्नई एक्सप्रेस की उर्दू हिंदी मिला के बोलूं? कौन सा चाहते हैं आप? बहुत आला उर्दू है वो भी बोलूँगा, या बहुत ऐसी उर्दू है जिसमें आप और हम समझ सकते हैं, अंग्रेज़ी के साथ थोड़ा थोड़ा हिंदी सब मिलाकर, हाँ? एक मिक्स्ड लैंग्वेज में चलेंगे हम, उर्दू अंग्रेज़ी मिलाकर। समाज का ज़बान के साथ, लैंग्वेज के साथ क्या रिश्ता है? मैं कहूँगा कि वही रिश्ता है जो माँ का अपने बच्चों के साथ होता है। माँ का अपने बच्चों के साथ जो रिश्ता होता है, वही रिश्ता ज़बान का समाज के साथ होता है। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, ज़बान भी वही करती है। माँ अपने बच्चे को बोलते बोलते तहजीब सिखाती है, कल्चर सिखाती है, ज़बान भी वही आपको सिखाती है। माँ अपने बच्चों को आदाब के साथ साथ उठना बैठना खाना पीना सब सिखाती है, और ज़बान भी वही करती है। इसलिए मेरा मानना यह है कि ज़बान और समाज का रिश्ता वैसा ही है जैसा माँ का अपने बच्चों के साथ होता है। मुझे एक हिकायत याद आ रही है, बहुत खूबसूरत हिकायत है, इसको सुनिए और याद रखिए कि 500 क़ब्ल मसीह, बिफोर क्राइस्ट, एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी गुजरा है चाइना में। रिफॉर्मर थे, मुस्लिम कौम थे, उनका नाम था कन्फ्यूशस। तो कन्फ्यूशस को उसके अपना एक शागिर्द था, शालू उसका नाम था। तो उसने एक दिन पूछा कि उस्ताद मोहतरम, अगर आपको चाइना का बादशाह बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? उसने दूसरा तीसरा नहीं पूछा, बल्कि उसने पूछा कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप क्या सोचते हैं कि कन्फ्यूशस ने क्या जवाब दिया होगा? मिलिट्री ठीक कर दिया होगा, बिजनेस ठीक कर दिया होगा, या क्या किया होगा? कन्फ्यूशस ने कहा, ये सब कुछ नहीं, मैं कहूँगा मैं जिस दिन बादशाह बनूंगा तो मेरा पहला जीवो गवर्नमेंट ऑर्डर ये होगा कि लोग अपनी भाषा का सही इस्तेमाल करें, अपनी जबान का सही इस्तेमाल करें। तो शालू ने मुस्कुराकर कहा, सर आप मजाक कर रहे हैं, तो उस जमाने में भी ऐसे बच्चे रहे हैं, तलबा रहे हैं, हाँ? सर आप मजाक कर रहे हैं। तो कन्फ्यूशस ने कहा, कैसे बदतमीज हो तुम, इतना नहीं समझते कि अगर जबान का, भाषा का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो वाक़यात, इंसिडेंट्स सही बयान नहीं होंगे। जब वाक़यात सही नहीं बयान होंगे तो फिर इंसाफ नहीं होगा। जब इंसाफ नहीं होगा तो फिर जो इनोसेंट है वो फांसी पे चढ़ जाएगा, और जिसने जुल्म किया है वो आवारा फिरता रहेगा। जब वो आवारा फिरेगा तो पूरा समाज खराब हो जाएगा, और जब समाज खराब होगा तो पूरा मुल्क चीन खराब हो जाएगा। ये उसने कहा। ज़बान की ये अहमियत है समाज के साथ कि अगर आपने ज़बान का सही इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो समझ लो कि आपने अपनी पर्सनालिटी का खुद ब खुद आपने डिक्लाइन कर दिया। सो बी केयरफुल विथ योर लैंग्वेज। लोग कहते हैं कि मादरी ज़बान है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, मादरी ज़बान को भी सीखना पड़ता है, और उसके सही तनाजुर में सीखेंगे तो आप बहुत कुछ उससे हासिल करेंगे, वही हासिल करेंगे जो माँ अपने बच्चे के साथ देती है। तो ये मेरा ख्याल है ज़बान का समाज के साथ। जहाँ तक उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा का सवाल है, मैं 5 मिनट में आपको ये बता देता हूँ कि देखिए कि प्राकृतें थी, प्राकृतों से एक शोरसेनी प्रकृत हुई, उसी से अपभ्रंश हुई, उसी से मगरबी हिंदी, उसी से खड़ी बोली, और खड़ी बोली से ही से उर्दू हिंदी निकली। ये तो पूरी हकीकत है कि सब हम जानते हैं कि इस तरीके से आई। तो उर्दू ज़बान जो है वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, और वो हिंदुस्तान में पैदा हुई, और अगर स्पेसिफिक तरीके से कहूँ तो दिल्ली और दिल्ली के अतराफ जो दोआबा की ज़मीन है वहाँ पैदा हुई,
और फिर जब वहाँ से निकलकर गुजरात से दक्कन में जाने के बाद उसे एक परमानेंट स्टेटस मिला उसको। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हुई, तो जो ज़बान ये लोग यहाँ से लेकर गए थे उसी ज़बान को वहाँ पर एक परमानेंसी मिली और फिर वो वहाँ पर तरक्की करने लगी। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ उसका है। लेकिन एक बात और बयान कर देता हूँ मैं, जो आम तौर पर लोग बोलते नहीं हैं। किसी लिंग्विस्ट ने बहुत अच्छी बात कही है कि उर्दू ज़बान खड़ी बोली पर खड़ी है। उर्दू ज़बान खड़ी बोली पर खड़ी है, उसमें जो ब्यूटी है, जो जमालियात है, जो एस्थेटिक्स है, वो ब्रज भाषा से उसके अंदर आई है। और उसके अंदर एक किस्म की नरमी पाई जाती है, मुहावराती नरमी जिसे कहते हैं। वो मुहावराती नरमी दरअसल अवधि की वजह से आई हुई है। तो ये ज़बान का, उर्दू ज़बान का एक मुख्तसर सा फीचर है। इसके नामों पर भी बड़ी बात आती है कि पहले तो एक बेनाम बोली थी, बाद में ये हिंदवी बनी, हिंदी बनी और गुजरी बनी, दखनी बनी, ज़बान दहलवी बनी, रेख्ता बनी और इसके बाद ज़बाने उर्दू मोहल्ला, यानी कि उर्दू मोहल्ला कहते हैं लश्कर, बड़े लश्कर, आला लश्कर की ज़बाने उर्दू मोहल्ला, वो कटकर उर्दू मोहल्ला हुई और उसके बाद सिर्फ उर्दू हो गई। 18वीं सेंचुरी के आखिर में इसका नाम उर्दू पड़ा और फिर यहाँ से वो तरक्की करती हुई पूरे हिंदुस्तान में फैली और हिंदुस्तान के बाहर अब जाकर वहाँ पर नई नई बस्तियाँ बनाती है। तो एक छोटा सा आगाज़ और इर्तिक़ा है। इसमें मज़ीद कुछ बातें और भी बताई जा सकते हैं एक दूसरे सवाल के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिंदुस्तान से बाहर दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां उर्दू की नई बस्तियां नहीं बस गई हों और वहां उर्दू नहीं बोली जाती हो। बाज़ लोगों का तो ये भी मानना है कि उर्दू के अंदर इतनी सलाहियत, इतनी ताकत है कि वो लिंक लैंग्वेज, इंटरनेशनली लिंक लैंग्वेज बन सकती है, राब्ते की ज़बान बन सकती है। तो इसी से रिलेटेड, इसी सवाल को मैं पूछना चाहता हूँ हमारे प्रोफेसर सिद्दीकी साहब से कि क्या के राब्ते की ज़बान यानी लिंगवा फ्रैंका के तौर पर उर्दू की मकबूलियत क्या है और क्या हम ये उर्दू ये लिंक लैंग्वेज बनने की सलाहियत इसके अंदर है या नहीं। तो सिद्दीकी साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर रोशनी डालिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल साहब। मैं बातचीत शुरू करने से पहले एक बार दोबारा इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस फेस्टिवल में आकर मुझे कितनी मुसरत हो रही, कितनी खुशी हो रही है। और गंगा जी का ख़ास तौर से इसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। अब आते हैं जो अखिल साहब के सवाल पर। इसमें कुछ 2-3 जो बहुत अहम जो तारीख़ी जो मूवमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं, मैं उसके बारे में बताऊं ताकि इस सवाल का जवाब जो है इसको पूरी तरीके से कॉन्टेक्चुअलाइज किया जा सके। देखिए, 18वीं सदी तक जो है, अभी नाम के बारे में बात की, जैसे उर्दू नाम तो बहुत बाद में आया। अच्छी एक चीज़ और भी बता दूं कि उर्दू लफ्ज़ जो है ये तुर्की भाषा का लफ्ज़ है और ज़ाहिर है ये लफ्ज़ जो है बहुत पहले आ गया था, लेकिन उर्दू लफ्ज़ जो है, जो ज़बान का लफ्ज़ जो उर्दू बना, ये बहुत बाद में बना। यानी कि अगर इसकी तारीख़ भी देखें तो एक बहुत मशहूर शायर हैं मुशफ़ी, तो वो 1780 के आसपास जो है पहली बार जब लिखा जा रहा था तो उन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी शायरी में उस लफ्ज़ का। लेकिन जब हम 18वीं सदी में देखते हैं तो ये ज़बान जो है दिल्ली से, अभी सर ने बताया कि इसकी ज़बान का एक नाम देहलवी भी था, और जब दिल्ली से ये दूसरी तमाम जगहों में पहुंची, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो, और दक्कन में पहले ही पहुंच चुकी थी, यानी कि जितनी भी जो सेंटर्स हैं या रीजनल कैपिटल्स आज हैं, उन सब जगहों में जब ये ज़बान पहुंची तो ज़ाहिर है इसकी बहुत अच्छे तरीके से इसका एक ज़बान का स्प्रेड हुआ। तो जब एक ज़बान जो है वो बहुत सी जगह पहुंचती है तो एक जो कम्युनिकेशन का वो सोर्स बन जाती है। और इसकी जो उर्दू की जो तारीख़ में
दो कहानियाँ ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा राइज रही हैं। एक तो जो ख़ास तौर से फोर्ट विलियम कॉलेज जब था तो उस वक्त जो है एक किताब लिखवाई गई थी, जिस किताब जो मीर अमन की किताब थी बागो बहार, और उसमें उन्होंने इस ख़ास ज़ुबान में लिखी भी थी। लेकिन जो उन्होंने ज़बान के बारे में बताया कि साहब उर्दू कैसे बनी, तो वो उस थ्योरी एक तरह से जैसे उर्दू को एक हौच पौच की तरह से, एक पिजन की तरह से पेश कर रही थी, जो कि सच नहीं है। लेकिन वो थ्योरी बहुत ज़्यादा आम हो गई। एक और जो थ्योरी है जो ज़्यादा अहम है, कि जो बहुत से जो पढ़े लिखे लोग थे उनका जो इंटरेक्शन था, फिर उनका इंटरेक्शन जो है वहाँ से कोर्ट से होकर फिर जो बाज़ार में होता है या और तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ में जो वो इंटरेक्शन होता है, तो उसमें जो अलग अलग ज़बानों के बोलने वाले आए, तो उसमें अगर कोई आदमी फ़ारसी बोल रहा था तो फिर वो फ़ारसी नहीं रही, कोई अरबी बोल रहा था तो वो अरबी नहीं रही, और जो भाषा थी हिंदुस्तान की जिसको आप कहते हैं भाका, तो जो वो बोल रहा था यानी अवधी बोल रहा था या कोई ब्रजभाषा बोल रहा था, यानी इन सब लोगों का जो इंटरेक्शन जो हुआ उसमें, तो उससे इंटरेक्शन से जो ज़ुबान पैदा हुई वो उर्दू ज़ुबान थी। अब ये थ्योरी ज़्यादा ऑर्गेनिक है, यानी कि इट्स ए वेरी ऑर्गेनिक व्यू ऑफ लैंग्वेज। और इस थ्योरी में एक और बहुत अहम चीज़ ये है कि इट प्रेजेंट्स वेरी कंपोजिट काइंड ऑफ पिक्चर, यानी कि जो ज़बान का यहाँ पर ताल्लुक़ जो है किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर मज़हब से ना होकर एक कंपोजिट पिक्चर ये पेश करता है इसमें, और ये ज़्यादा सही तस्वीर है ज़बान की। तो जब ये ज़बान जो है अलग अलग बोलने वाले, अलग अलग बोलियों के बोलने वाले, उनके इंटरेक्शन से ज़बान बनती है, तो एक तो ये लिंग्वा फ्रैंका की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट था, ये 1830 की जो दहाई थी, और उसमें 1837 ख़ास तौर से अहम है, जब फ़ारसी लैंग्वेज जो कि जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसको उर्दू ने जब रिप्लेस किया। अब देखिए, एक जब ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसको जब कोई दूसरी लैंग्वेज रिप्लेस कर देती है, तो उसमें बहुत से रोज़गार के भी मौके फराहम होते हैं, बहुत से लोग उसको सीखना चाहते हैं। तो जो बहुत सी ख़ास तौर से जो मेल पॉपुलेशन थी, मेन, और वो मेन चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी मज़हब के हों, उन सब ने उर्दू ख़ास तौर से उस वक्त सीखना शुरू करी, क्योंकि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनी फ़ारसी को रिप्लेस करके। तो जब ये मूवमेंट भी बहुत अहम था कि इस ज़बान के लिंग्वा फ्रैंका बनने में। और जब आप डिबेट देख रहे हैं कांग्रेस की, जो सेशंस हुआ करते थे आज़ादी से पहले, तो उसमें कई बार ये सवाल भी उठा कि जो गांधी जी अक्सर बात करते थे कि साहब वो हिंदुस्तानी की, और उसमें एक सवाल कुछ लोगों ने ये भी उठाया कि इसको उर्दू भी लिंग्वा फ्रैंका एक है, चारों तरफ बोली जाती है। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि जो उर्दू बहुत से स्टेट्स में आज भी एक तरह से, अगर आप पॉपुलेशन को देखेंगे या सेंसस को देखेंगे, तो वो शायद माइनॉरिटी लैंग्वेज कहलाएगी। लेकिन अगर आप उर्दू की जोग्राफिकल रीच को देखेंगे, दैट मीन्स उर्दू इज स्पोकन इन ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। उर्दू इज स्पोकन इन कर्नाटका, उर्दू इज स्पोकन इन पंजाब, एंड उर्दू इज स्पोकन एक्चुअली इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो एक तरह से जो एक लिंग्वा फ्रैंका है, वो तो एक तरह से ये काम वो कर रही थी। एक और बात किसी ने कही है, बहुत अच्छी बात कही है, कि कभी कभी जब हम बातचीत कर रहे होते हैं और कोई दो चार मुश्किल लफ्ज़ आ जाते हैं, तब ये कहते हैं उर्दू है, और इसको सोचे बगैर कि अभी तक जो बोली जा रही थी वो भी उर्दू थी, और जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी उर्दू ही है, तो सबकी समझ में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, और आपने ये बताया कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जो राब्ते की ज़बान बन सकती है, लिंक ज़बान है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे स्टेट में, जब मैं कश्मीर में जाता हूँ तो श्रीनगर में लोग कश्मीरी बोलते हैं, जम्मू में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ डोगरी बोलते हैं, और लेह लद्दाख में मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ लद्दाखी बोलते हैं। वो लोग लद्दाख में रहने वाले कश्मीरी ज़बान नहीं समझते हैं, कश्मीर में रहने वाले लोग डोगरी नहीं समझते हैं, डोगरी के लोग कश्मीरी नहीं समझते हैं, लेकिन इन तीनों ही जगह पे लोग उर्दू समझते हैं। यही बात जो हमने देखा है केरला जैसे स्टेट में भी, वहाँ पे फर्स्ट क्लास जो बच्चियों को मैंने देखा उर्दू गज़ल गाते हुए वहाँ के प्रोग्राम्स में।
तो आपने बहुत बेहतर तरीके से आपने इसको समझाया। और मेरा अगला सवाल शहमीरी साहब से है। और शहमीरी साहब, आपका ताल्लुक़ चूँकि दक्कन से है, आप दक्कनी शेर व अदब के आगाज़ व इर्तिक़ा और ज़बान व अदब के इर्तिक़ा में उसकी देन के बारे में बताइए। ये एक मुश्किल सवाल है दक्कनी लिटरेचर पे, दक्कनी में ज़बान व अदब के बारे में जब हम बात करते हैं तो बात करने वाले बहुत कम होते हैं, और आप चूँकि दक्कन से हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जिस ज़माने में 15वीं 16वीं और 17वीं सदी 16 17 सेंचुरी में दक्कन में लिटरेचर लिखा जा रहा था, नज़में लिख रहे थे, मसनवियाँ लिख रहे थे, प्रोस लिख रहे थे, गीत लिख रहे थे, उस ज़माने में नॉर्थ इंडिया में कहीं उर्दू में लिखा नहीं जा रहा था, बल्कि कहीं किसी ज़बान में नहीं लिखा था। ये 200-250 साल का एक फ़र्क है कि वहाँ स्टार्ट हो गया दक्कन में, यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फ़र्ज़ कर लीजिए एकाएक आपको एक हुक्म मिल जाए कि बिहार के लोग सब के सब बिहार छोड़कर राजस्थान चले जाएं, कल खाली करना है आपको, तो कैसा महसूस करेंगे आज के ज़माने में? यानी आप बिहार छोड़ दीजिए, राजस्थान जाकर बस जाइए, अब यहाँ आप नहीं हैं। आज ये सोच नहीं सकते हैं कि हमारी क्या हालत होगी। लेकिन बादशाहों के ज़माने में ऐसा हुआ है। 1310 अलाउद्दीन खिलजी, 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने यह हुक्म किया कि दिल्ली खाली करो और जाकर दक्कन में बस जाओ, साउथ में जाके बस जाओ, क्योंकि मेरा पायतख्त वहाँ होगा, अब दिल्ली नहीं होगा। तो हुआ ये कि बादशाह का हुक्म था, तो हर तरह के हर फील्ड के लोग वहाँ से निकले और सब के सब साउथ चले गए। और एक बात मैं यहाँ ख़ास तौर पे बोलना चाहता हूँ, इसको बोलना ज़रूरी है, और वो ये है कि दिल्ली में जितना टैलेंट था, मैं लफ्ज़ टैलेंट ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ, जितना टैलेंट था वो पूरा टैलेंट कहाँ चले गया? दौलताबाद चले गया, दक्कन चले गया, गुजरात चले गया। तो दिल्ली में क्या रहा? पूरा टैलेंट चले गया। लिखने पढ़ने का मामला हो, आप औजार बनाने वाले हों, आप खुफुल बनाने वाले हों, आप जो है जोलाहे हों, आप धोबी हैं, आप जो है सब के सब द बेस्ट टैलेंट जो था वो चलेगा। ये वजह थी कि वहाँ लिटरेचर लिखा जाता था और यहाँ नहीं लिखा जाता था। ये आपको जहन में रखना चाहिए इस पॉइंट को। अब मैं आता हूँ एक असल पॉइंट की तरफ कि लिखना शुरू कैसे हुआ उर्दू में, और वो है देखिए कि हज़रत बंदा नवाज गैसुदरास के बारे में हो सकता है आपने सुना हो। गुलबर्गा में थे, वो रहने वाले थे दिल्ली के, तो दिल्ली छोड़कर इसी सिलसिले में वो भी निकलकर दौलताबाद आ गए। 4 साल वहाँ रहे कि उनका कुछ ख़ानदानी मसला पैदा हो गया, तो वो छोड़कर वापस दिल्ली चले गए और वहाँ जाकर हज़रत चिराग दहलवी जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं उनके साथ वो इल्म हासिल करते हैं। 80 साल की उम्र में, व्हेन ही वाज 80 years old, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदरास फिर वापस आते हैं दक्कन को। व्हेन ही वाज 80 years old, यानी मतलब है कि उस वक्त तक दिल्ली का जो कुछ उनके पास सरमाया लिटरेचर का हो सकता था वो लेकर कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं। और यहाँ लोगों को इल्म देने के लिए जो छोटे छोटे बुकलेट्स लिखते थे, जिनको रसाइल कहते हैं, उन बुकलेट्स में लिखने की वजह से उर्दू में किताबें लिखना शुरू हुआ। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट बुक्स। ये कब की बात है? ये हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदरास के ज़माने से है। फिर उनके मुरीदैन, फिर उनके खुलफा और उनके कैलिफ्स, उन सब लोगों ने लिखना शुरू हुआ। और मैं यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, और वो ये है कि निहायत ड्रामाई अंदाज में, वेरी ड्रामेटिकली एकदम ऐसा हुआ कि सब के सब उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। ये हो सकता है किसी सेंट बुजुर्ग का कमाल हो या उनके कदम की ये था कि एकाएक एक ड्रामे के अंदाज में सब लोग लिखना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पर सबसे पहली जो मसनवी बड़ी एपिक जो लिखा गया उन्हीं के ज़माने में लिखा गया था। उसके बाद दूसरी एपिक भी उन्हीं के ज़माने में लिखा गया था। फिर यह सिलसिला चलता है। जब बहमनी हुकूमत
टूटती है और 5 सल्तनतें कायम होती हैं, तो उसमें 2 सल्तनतों में यानी कि कुली कुतुब शाह जो फाउंडर ऑफ हैदराबाद हैं और आदिल शाही जो बीजापुर के हैं, इन लोगों के पास जो है अब तरक्की करने लगती है, ज़बान मजबूत हो जाती है, बिल्कुल मजबूत हो जाती है, लिखकर पढ़ने। मैं यहाँ सिर्फ पूरी तफसीर नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एक पॉइंट की तरफ बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे चेंज आया है। देखिए, उर्दू का जो मामला है उसने सबसे पहला हमला जो किया संस्कृत पर किया, यानी उसने संस्कृत से जो लेना था ले लिया। उसने गीत ले लिए, दोहरे ले लिए, और आप ब्रजभाषा से ले लिया उसने, अब आप भक्ति काल से ले लिया, निर्गुणवाद से ले लिया, यानी जितना वो ले सकती थी 500 साल 600 साल में संस्कृत से उसने पूरा ड्रॉ कर लिया। जब उसे उसकी प्यास बुझ गई तो फिर उसने जो है बाहर देखना शुरू किया, और वो देखना क्या था, वो फारसी की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। तो फिर फारसी से उसने लिया, यानी एक पूरा आप एक देखिए, मैं बताता हूँ, हमने काम किया है इस पर, आपको दक्कनी लैंग्वेज में से एक पूरा ग्राफ मिलता है कि किस तरह से संस्कृत से होते हुए फारसी तक पहुँचते हैं। ने संस्कृत का भंवरा यहाँ आकर बुलबुल बन गया, ठीक है। संस्कृत का जो दीपक था यहाँ के शम्मा बन गया, संस्कृत का जो पतिंगा था यहाँ के परवाना बन गया। और कैसे बना, इसका पूरा क्लियर ग्राफ आपको मिलता है। यहाँ जो मैं असल पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक शायर गुजरा है जिसका नाम अब्दुल है, एक शायर गुजरा है जिसका नाम अब्दुल है। ये वो आदमी है जो संस्कृत और पर्शियन के संगम पर खड़ा हुआ है, यानी उसकी शायरी में आप एक तरफ संस्कृत देख सकते हैं और दूसरे में आप उसके फारसी के इसको देख सकते हैं ना। इट्स ए क्लियर ग्राफ मालूम होता है, वो इसी दौर का शायर था। तो इस तरह से दक्कन में आपको पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हु वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी, वो भी मिल जाता है आपको। पहली उर्दू प्रोज सबरस मुल्ला वजी, वो भी इसके पास मिल जाती है। और एक बहुत अच्छा एक लव स्टोरी है, चंदर बदन मोहियार नाम की एक लव स्टोरी, इत्तेफाक से आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर विलेज। तो उस पर पर्शियन में आपको बहुत सारे स्टोरीज लिखे गए हैं, लेकिन सबसे अच्छा लिखा उसने मुखीमी नाम के एक शायर ने, वो भी उसी में लिखा था। तो मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ कि दिल्ली का जो खड़ी बोली का जो रूप था ना, वो जो रूप ट्रैवल करके उधर से निकलकर गुजरात और गुजरात से निकलकर दक्कन पहुंचता है, तो यहाँ उसको मजबूती मिलती है और यहाँ लिटरेचर लिखा जाना शुरू होता है। और ये होते होते होता है कि औरंगज़ेब का ज़माना आता है, तो वहाँ वली जैसा शायर पैदा होता है, और वली और सिराज औरंगाबादी इस पूरे लिटरेचर की लेगेसी को लेकर वापस दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली वालों ने देखा, अरे भाई ये तो हमारी ज़बान है, ये दक्कन में बोल रहा है, ये तो हम इस ज़बान में बोलते बड़े हुए हैं। तो दिल्ली वालों ने तब समझा कि अरे ये ज़बान है और इतनी अच्छी शायरी हो सकती है इसमें, तो हम क्यों ना लिखें इसमें। तो उसके बाद वहाँ लिखना शुरू हुआ। बेहतरीन शायरी एकदम उरूज पर ऐसे पहुँच गई जैसे हमारे जस्टिस मार्कंडे काजू बोलते हैं कि मैंने दुनिया की तमाम ज़बानों की शायरी पढ़ी है, हिंदुस्तान के बहुत सी ज़बानों की शायरी पढ़ी है, लेकिन जिस ताकत के साथ, जिस वक़ार के साथ, जिस डिग्निटी के साथ शायर अपनी बात को उर्दू शायरी में रख सकता है, वो किसी और शायरी में मुमकिन ही नहीं है। यानी माशूक बदल जाता है तो बाकी दो भी बदल जाते हैं। माशूक कभी तवाइफ थी, कभी पर्दा नशीन औरत थी, कभी खुदा, तो यहाँ के उसके साथ से लवर और ये हो जाता है। लेकिन जब तहरीक आज़ादी शुरू हुई, स्ट्रगल शुरू हुआ, तो जो माशूक थी ना, वो माशूक की जगह से हट गई और वहाँ आ गया वतन, आज़ादी, जमहूरियत, ये अब माशूक बन गया। अब उसके साथ जो लवर है वो मुजाहिद आज़ादी बन गया, जो स्ट्रगल करने वाला। जो एनिमी था वो अंग्रेज बन गया। ठीक है, तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि ऐसा बना बनाया फॉर्मेट उर्दू का, उर्दू गज़ल का पहले से हमारे पास मौजूद था। उसके वजह से हुआ ये कि जैसे ही तहरीक आज़ादी शुरू हुई, यूँ लपक पड़े पूरे उर्दू शुअरा। और एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये है कि उर्दू गज़ल ने हमेशा हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है,
हिपोक्रेसी, रियाकारी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, एक वाइज है जिसका काम मस्जिद में बयान देना है, लेकिन वो क्या कर रहा है? गालिब कहता है, कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब, कहाँ माँ, देखिए उनको मालूम है, कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब, कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं वो जाता था कि हम निकले। भाई उसका काम क्या है? मस्जिद में रहना था, वो ब्रानी साहब को क्यों जा रहा है? हम कभी हिपोक्रेसी को हमने पसंद नहीं किया। तो यही चीज़ हमने जो है, जैसे ही तहरीक आज़ादी शुरू हुई, हो गया। 2 शेर आप सुन लीजिए कि देखिए, बुत कहते हैं, हाँ तो बुत है जिसकी पूजा की जाती है, लेकिन हमने उसको माशूक के रूप में, लवर के रूप में इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ भी पर कर लो वो जवाब नहीं देता है, हमें भाव नहीं डालता है, तो उसको बुत एक लगार खड़ा कर दिया। मगर यहाँ क्या है, अब देखिए क्या शेर हो गया है कि वतन के इश्क का बुते बेनिखाब निकला। बुत का निखाब में था, वो निखाब निकाल कर फेंक दिया और निकल पड़ा वतन के इश्क में। वतन के इश्क में बुते बेनिखाब निकला, नए आफताब पर, नए उफक पर नया आफताब निकला। अब एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। इसी तरीके से जंजीर है। अब आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में किस तरह से जंजीरों में जकड़ा जा रहा था, लेकिन जंजीर हमारे पास एक मेटाफर है, एक सिंबल रही है। लेकिन क्या खूबसूरत शेर उस ज़माने में कहा गया है, मुलाहिजा कीजिए। कहता है शायर कि हमारे वास्ते जंजीर व तौख गहना है। ये तो हमारे लिए गहने हैं। हमारे वास्ते जंजीर व तौख गहना है। वफा के शौक में गांधी ने जिसको पहना है, वफा के शौक में गांधी ने जिसको पहना है। तो ये है, ये एक और शेर सुन लीजिए कि बुलबुल को गुल मुबारक और गुल को चमन मुबारक। बुलबुल को गुल मुबारक, चमन को गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक। तो ये कहा है। और आप तो ऐसे मशहूर अशार आपने सुने ही होंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाग इज ए सिंबल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अर्ज करना ये था कि गज़ल का फॉर्मेट वाज सो सच कि सिर्फ उसको माशूक को बदलने की ज़रूरत थी। जैसे उस माशूक को बदल कर वतन कर दिया और वो शायरी लिखी गई जिसकी मिसाल आज तक दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सामिरी साहब, सिद्दीकी साहब, अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।